तुम मेरा एक काम करोगे? बिना ये जाने हुए कि काम क्या है, शिशिर ने हामी भर दी थी। बाद में पता चला कि वो भारत से गुप्त रूप से निकलने में शिशिर की मदद लेना चाहते हैं। आज़ादी स्पेशल्स में आप सुन रहे हैं द ग्रेट एस्केप ऑफ नेताजी बोस, हिंदी में सिर्फ ग्रेट यू स्टार्ट इन पॉडकास्ट पर। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1940 में जब हिटलर बम वर्षक लंदन पर बम गिरा, ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रखा। अंग्रेज सरकार ने बोस को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। 29 नवंबर 1940 सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। एक सप्ताह बाद 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हार्वर्ड ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया ताकि अंग्रेज सरकार पर यह आरोप न लगे कि उनकी जेल में बोस की मौत हुई है। हार्वर्ड का इरादा था कि जैसे ही बोस के सेहत में सुधार होगा वो उन्हें फिर से हिरासत में ले लेंगे। बंगाल की सरकार ने न सिर्फ उनके 38/2 एल्गन रोड के घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस का कठोर पहरा बिठा दिया था, बल्कि ये पता करने के लिए भी अपने कुछ जासूस छोड़ रखे थे कि घर के अंदर क्या हो रहा है। उनमें से ही एक जासूस एजेंट 207 ने सरकार को खबर दी थी कि सुभाष बोस ने ही जेल से घर वापस लौटने के बाद चाय का दलिया और सब्जियों का सूप पिया था। उस दिन से ही उनसे मिलने वाले हर शख्स की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और बोस के द्वारा भेजे हर खत को डाकघर में ही खोलकर पढ़ा जाने लगा था। 5 दिसंबर की दोपहर को सुभाष ने अपने 20 वर्षीय भतीजे शिशिर के हाथ को कुछ ज्यादा देर तक अपने हाथ में लिया। उस समय सुभाष की दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वो अपने तकिए पर अधलेटे से थे। सुभाष चंद्र बोस के पुत्र और शिशिर बोस के बेटे सौगात बोस ने बताया, सुभाष ने मेरे पिता के हाथ में अपने हाथ लेते हुए उनसे पूछा था, अमार एकटा काज कौरते पारबे, यानी क्या तुम मेरा एक काम करोगे? बिना ये जाने हुए कि काम क्या है, शिशिर ने हामी भर दी थी। बाद में पता चला कि वो भारत से गुप्त रूप से निकलने में शिशिर की मदद लेना चाहते थे। योजना बनी कि शिशिर अपने चाचा को देर रात अपनी कार में बैठाकर कलकत्ता से दूर एक रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। सुभाष और शिशिर ने तय किया कि वो घर के मुख्य द्वार से ही बाहर निकलेंगे। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वो अपनी जर्मन कार इस्तेमाल करें या फिर अमेरिकी स्टूडबेकर प्रेसिडेंट का। अमेरिकी कार बड़ी ज़रूरी थी, लेकिन उसे आसानी से पहचाना जा सकता था, इसलिए इस यात्रा के लिए जर्मनी की कार ही चुनी गई। रात 1:35 के आसपास सुभाष बोस ने मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धारण किया। उन्होंने सोने के रिम का अपना चश्मा पहना, जिसको उन्होंने 1 दशक पहले पहनना बंद कर दिया था। शिशिर की लाई गई काबुली चप्पल उन्हें रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने लंबी यात्रा के लिए फीतेदार चमड़े के जूते पहने। सुभाष कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। शिशिर ने कार PLA 7169 का इंजन स्टार्ट किया और उसे घर के बाहर ले आए। सुभाष के शयन कक्ष की बत्ती अगले 1 घंटे के लिए जल्दी छोड़ दी गई। जब सारा कलकत्ता गहरी नींद में था, चाचा और भतीजे ने लोअर सर्कुलर रोड, सियालदाह और हैरिसन रोड होते हुए हुगली नदी पर बना हावड़ा पुल पार किया। दोनों चंद्रनगर से गुजरे और भोर होते होते आसनसोल के बाहरी इलाके में पहुंच गए। सुबह करीब 8:30 बजे शिशिर ने धनबाद के बरारी में अपने भाई अशोक के घर से कुछ 100 मीटर दूर सुभाष को कार से उतारा। सुभाष चंद्र बोस की ट्रेन पहले दिल्ली पहुंची, फिर वहां से उन्होंने पेशावर के लिए फ्रंटियर मेल पकड़ी।
19 जनवरी की देर शाम जब फ्रंटियर मेल पेशावर के कैंटोनमेंट स्टेशन में घुसी तो मियाँ अकबर शाह बाहर निकलने वाले गेट के पास खड़े थे। उन्होंने एक अच्छे व्यक्तित्व वाले मुस्लिम शख्स को गेट से बाहर निकलते देखा। वो समझ गए कि वो और कोई नहीं, दूसरे भेष में सुभाष चंद्र बोस है। अकबर शाह उनके पास गए और उनसे एक इंतज़ार कर रहे तांगे में बैठने के लिए कहा। उन्होंने तांगे वाले को निर्देश दिया कि वो इन साहब को डीन होटल ले जाए। फिर वो एक दूसरे टांगे में बैठे और सुभाष के तांगे के पीछे चलने लगे। मियाँ अकबर शाह के टांगे वाले ने उनसे पूछा कि आप इतने मजहबी मुस्लिम शख्स को विधर्मियों के होटल में क्यों ले जा रहे हैं? आप उनको क्यों नहीं ताजमहल होटल ले चलते, जहाँ मेहमानों की नमाज पढ़ने के लिए जानमाज और वाजू के लिए पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। मुझे भी लगा कि बोस के लिए ताजमहल होटल ज़्यादा सुरक्षित जगह है, क्योंकि डीन होटल में पुलिस के जासूसों की होने की संभावना हो सकती है। लिहाजा बीच में ही दोनों टांगों के रास्ते बदल गए। ताजमहल होटल के मैनेजर मोहम्मद जियाउद्दीन से इतना प्रभावित हुए कि उसने उसके लिए फायर प्लेस वाला एक सुंदर कमरा खुलवाया। अगले दिन सुभाष चंद्र बोस को अपने एक साथी आबद खां के घर पर शिफ्ट कर दिया। वहां पर अगले कुछ दिन सुभाष बोस ने जियाउद्दीन का भेष त्याग कर एक बहरे पठान का वेश धारण किया। ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि सुभाष स्थानीय पश्तो भाषा बोलना नहीं जानते थे। सुभाष के पेशावर पहुंचने से पहले ही अकबर ने तय कर लिया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 लोग मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार बोस को भारत की सीमा पार कराएंगे। तय हुआ था कि वो अपने गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन को अड्डा शरीफ के मज़ार ले आएंगे, जहां उनके फिर से बोलने और सुनने की दुआ मांगी जाएगी। 26 जनवरी 1941 की सुबह मोहम्मद जियाउद्दीन और रहमत खां एक कार में रवाना हुए। दोपहर तक उन्होंने तब के ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा पार कर ली थी। वहां उन्होंने कार छोड़ उत्तर पश्चिमी सीमांत के ऊबड़ खाबड़ काबिलिये इलाके में पैदल बढ़ना शुरू किया। 27-28 जनवरी की आधी रात को वो अफगानिस्तान के एक गांव में पहुंचे। इन लोगों ने चाय के डिब्बे से भरे एक ट्रक में लिफ्ट ली और 28 जनवरी की रात जलालाबाद पहुंच गए। अगले दिन उन्होंने जलालाबाद के पास अड्डा शरीफ मज़ार पर जियारत की। 30 जनवरी को उन्होंने तांगे से काबुल की तरफ बढ़ना शुरू किया। फिर वो एक ट्रक पर बैठकर बूथ खां के चेक पॉइंट पर पहुंचे। वहां से एक अन्य तांगा कर वो 31 जनवरी 1941 की सुबह काबुल में दाखिल हुए। आनंद बाजार पत्रिका में सुभाष के गायब होने की खबर छपी। इस बीच सुभाष को गोमा छोड़कर शिशिर 18 जनवरी को कलकत्ता वापस पहुंच गए और अपने पिता के साथ सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास की पोती की शादी में सम्मिलित हुए। वहाँ जब उनसे लोगों ने सुभाष के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके चाचा गंभीर रूप से बीमार है। सौगात बोस ने कहा कि इस बीच रोज सुभाष चंद्र बोस के एल्गन रोड वाले घर के उनके कमरे में खाना पहुंचाया जाता था। वो खाना उनके भतीजे और भतीजा खाते थे ताकि लोगों को आभास मिलता रहे कि सुभाष अभी भी अपने कमरे में है। सुभाष ने शिशिर से कहा था कि अगर वो 4 या 5 दिनों तक मेरे भाग निकलने की खबर छिपा गए तो फिर उन्हें कोई नहीं पकड़ सकेगा। 27 जनवरी को एक अदालत में सुभाष के खिलाफ एक मुकदमे की सुनवाई होनी थी। तय किया गया था कि उसी दिन अदालत को बताया जाएगा कि सुभाष का घर में कोई पता नहीं है। सुभाष की 2 भतीजे ने पुलिस को खबर कर दी कि वो गायब हो गए।
ये सुनकर सुभाष की माँ प्रभावती का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उनको संतुष्ट करने के लिए सुभाष के भाई शरद ने अपने बेटे शिशिर को उसी वॉन्डरर कार में सुभाष की तलाश के लिए काली घाट मंदिर भेजा। 27 जनवरी को सुभाष के गायब होने की खबर सबसे पहले आनंद बाजार की पत्रिका और हिंदुस्तान हेरल्ड में छपी। इसके बाद उसे रॉयटर्स ने उठाया, जहां से ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ब्रिटिश खुफिया अधिकारी न सिर्फ आश्चर्यचकित रहे बल्कि शर्मिंदा भी हुए। शिशिर कुमार बोस ने कहा कि मैंने और मेरे पिता ने इन अफवाहों को बल दिया कि सुभाष ने संन्यास ले लिया है। जब महात्मा गांधी ने सुभाष के गायब हो जाने के बारे में टेलीग्राम किया तो मेरे पिता ने उन्हें ये जवाब दिया कि हालात संन्यास की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो रविंद्रनाथ टैगोर से इस बारे में झूठ नहीं बोल पाए। जब टैगोर का तार उनके पास आया तो उन्होंने जवाब दिया, सुभाष जहां कहीं भी हो उन्हें आपका आशीर्वाद मिलता रहे। ये थी हमारे देश के वीरों की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। ऐसी और आज़ादी की कहानियाँ, हमारे देश के अमर वीरों की कहानियाँ हमने प्रोड्यूस की हैं, उसे भी ज़रूर सुनो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है createyours.in/Indian Freedom Fighter। उस लिंक पर टैप कीजिए और सुनिए, और आप इन कहानियों को फ्री डाउनलोड करके आपके अपने टाइम पर सुन सकते हो। और एक चीज़, आप जहाँ भी इस कहानी को, इस एपिसोड को, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, प्लीज़ हमारे शो को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, रेट करिए, रिव्यू करिए। आपके एक सब्सक्राइब से या फॉलो से, आपके रिव्यू से, रेटिंग से इतनी एनर्जी मिलती है कि हम बता नहीं सकते। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज़ादी की ऐसी और कहानियाँ ज़रूर सुनिए।